हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम्स की जहां पे हमें एम्पलीट्यूड इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो दो एक बातें जो एम्पलीट्यूड के बारे में अपन पहले से जानते हैं वो क्या क्या है। पहला कि एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। जब एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन मतलब पार्टिकल कहां पे होगी, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तो एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल पे कौन सी एनर्जी होती है सर, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है जीरो। ये हमने एनर्जी वाले टॉपिक में पहले डिस्कस कर रखा है ना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। मैं आपको वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम यहां पे दिखाऊंगा जहां पे आपको सिस्टम का एम्पलीट्यूड निकालना सिखाऊंगा और आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं काम। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, एक ब्लॉक है जिससे अटैच है स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक बुलेट आती है स्मॉल मास m की, स्पीड इनिशियल वेलोसिटी v0। वो कह रहे हैं कि बुलेट पियर्सेस एंड स्टेज इनसाइड द ब्लॉक, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। बुलेट टकराती है और इसी के अंदर रह जाती है, तो जो अब SHM स्टार्ट होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो पूछ रहे हैं। तो टकराने के बाद जब ये टकरा जाएगी इसके अंदर, बुलेट आके टकरा के जब रह जाएगी इसके अंदर, तो उस वक्त मान लेते हैं टकराने की जस्ट बाद वेलोसिटी है v। तो क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं अपन? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने इस तरह के प्रॉब्लम डिस्कस करे हैं। जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर क्योंकि टकराएगी तो बॉडी किधर जाना चाहेगी, लेकिन जस्ट आफ्टर देखोगे आप तो स्प्रिंग में स्ट्रेच लगभग से नेग्लिजिबल है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है मोमेंटम के टाइम पर, तो मैं ज्यादा डिबेट नहीं होता। कंजर्विंग मोमेंटम just before and just after collision। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ऐसे प्रॉब्लम्स उठाए हैं हमने। अगर जस्ट आफ्टर कोलिजन देखोगे, इसलिए ऐसा बोलते हैं, उस वक्त भी बोला था जस्ट आफ्टर से बोलते हैं कि टकराने के जस्ट बाद देखोगे तो स्प्रिंग में स्ट्रेच लगभग जीरो है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितनी, बुलेट की mv0, टकराने की बाद पूरे सिस्टम की वेलोसिटी मान लो कि v बताती है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v। तो टकराने की जस्ट बाद वेलोसिटी आ गई mv0 प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल, ये रही वेलोसिटी टकराने के बाद। आप मुझे बताइए क्या अब ये दोनों ब्लॉक साथ में आ गए? दोनों ब्लॉक कह रहा हूं, बुलेट और ब्लॉक अब साथ में आ गए, मतलब अब जो SHM करेगी सिस्टम उसका टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल M ब्लॉक का मास और प्लस बुलेट की मास स्मॉल m, है ना, स्मॉल m। अब ये बताओ क्या ये सिस्टम का मेन पोजीशन है? जी हां, क्योंकि अभी तो स्प्रिंग में स्ट्रेच नहीं आई, टकरा की अब आगे जाएगी तो स्ट्रेच आएगी, तो इसी के अराउंड ये घूमता रहेगा, आगे जाके कहीं पे रुकेगी, फिर आएगी, फिर इधर जाएगी और इस तरीके से ऑसिलेशन चलता रहेगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, मेन पोजीशन का, क्योंकि अभी स्ट्रेच नहीं आई तो फोर्स नहीं आई। मेन पोजीशन किसे बोलते हैं अपन, जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हो। तो अभी जैसे टकराई और स्पीड निकाला हमने, जस्ट आफ्टर निकाला है ना, तो जस्ट आफ्टर अगर निकाला है तो स्प्रिंग में स्ट्रेच नहीं आई, मतलब अभी फोर्स नहीं है इसमें, है ना। तो ये है मेन पोजीशन, नेट फोर्स है जीरो। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, a ओमेगा। कैसे, ये पता है ना आपको, मेन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, पता है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे हो अगर, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ये डिस्कस किया है हमने सेकंड चैप्टर में, ये आया था फॉर्मूला। तो अगर मेन पोजीशन पे ही वेलोसिटी चाहिए तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे, 0 पुट कर देंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर से a बाहर आएगा, ये आ गई वेलोसिटी। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी आई, ये आई mv0 बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। एम्पलीट्यूड ये तो हमें निकालना ही है, और ओमेगा सिस्टम का कितना होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा ये होता है अंडर रूट के बाई, हमने टाइम पीरियड वाले में पढ़ा है ना। स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है अंडर रूट के बाई m, तो अंडर रूट के बाई, लेकिन मास अब दोनों का लेंगे, दोनों साथ में ऑसिलेट कर रही है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m।
अभी जो काटपट करना है कर लो। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई एम वी नॉट रूट एम प्लस एम, इधर से कट गया तो बच गया रूट एम प्लस एम और रूट के, मतलब ये आ गई वैल्यू अंडर रूट ऑफ एम प्लस एम, ये काट गया बच गया रूट एम प्लस एम और वहां से रूट की आ गई तो इंटू के। ये आ गई सिस्टम की एम्पलीट्यूड। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये कैसे निकाला हमने? तो पहले हमने मोमेंटम कंजर्व किया, फिर हमने पहचाना कि ये जो है ये है सिस्टम का मीन पोजीशन, क्योंकि अब इस वक्त अभी स्ट्रेच नहीं आई तो इस पे फोर्स नहीं है, जहां पे फोर्स नहीं है वो है मीन पोजीशन, नेट फोर्स 0 वहां पे मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हम कितनी होगी? तो हमने वेलोसिटी की फॉर्मूले में x इज इक्वल टू मीन पोजीशन पे x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर ही है तो x 0, तो ये वेलोसिटी आ गई a ओमेगा, ओमेगा रख दिया सिस्टम का हमने, हमें पता था, और यहां से एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। एक अल्टरनेट तरीका भी है, क्या है वो देखो, alternate solution from conservation of energy। अभी बॉडी कहां पे है? मेन पोजीशन पे, आगे जाके कहीं एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकेगी बॉडी, तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वही आपका एम्पलीट्यूड ए है, ये पूछ रहे हैं ना वो क्वेश्चन में, वही एम्पलीट्यूड ए। तो मेन पोजीशन पे सारी एनर्जी कैसी है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी एनर्जी कैसी है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना? मीन पोजीशन पे एनर्जी कैसी? काइनेटिक, तो हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी स्क्वायर, ये जो वी लेकर आए थे अभी ये रखेंगे अभी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एनर्जी हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कहां से लिखा मैंने? ये कौन सी एनर्जी लिखी मैंने? एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होती है? सर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा, ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो मास की जगह दोनों का साथ में मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ओमेगा जो सिस्टम की है वो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए तो x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पे पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? एम्पलीट्यूड के। अब एक आरबीटी कर लो, हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कट गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो v इज इक्वल टू आ गया a ओमेगा, v मतलब आ गया m v नॉट बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट k बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब आप देखिए कैलकुलेशन कैसा हो गया, टेक्निक्स डिफरेंट है, यहां पे एनर्जी कंजर्व करी हमने, यहां पे मीन पोजीशन में वेलोसिटी से निकाला हमने, लेकिन रिजल्ट जाहिर है वही आना था, वही रिजल्ट आया भी, जो ये लेकर आए काटपिट कर ले तो एम वी नॉट वही तो है, लिखने की जरूरत भी नहीं मुझे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू के। ये रिजल्ट लेके आए अपन एनर्जी कंजर्वेशन से, ये रिजल्ट लेके आए वेलोसिटी एट मीन पोजीशन से। अब एक कोई बोले अगर कि आप एक काम करो, बुलेट की जो एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है उससे इक्वेट कर दो, मतलब यहां पे ये ना लिख करके मैं बुलेट की इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर लिखूं अगर, तो क्या मैं वो इक्वेट कर सकता हूं? डेफिनेटली नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कैसा कोलिजन नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक, साथ में मूव कर रहे हैं टकराने के बाद, तो एनर्जी में लॉस हुई होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर कोई बोले कि बुलेट की एनर्जी इनिशियल बराबर एक्सट्रीम, यहां से यहां अगर कंपेयर करना चाहे, एनर्जी इक्वेट करना चाहे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुलेट जब टकरा के इसके अंदर गई तो ये परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, साथ में ट्रेवल कर रही है, तो यहां से यहां एनर्जी लॉस हुई है। हाँ, अब इसके अंदर आ गई बुलेट तो अब एनर्जी लॉस की कोई फोर्सेस है नहीं, तो अब आप कर सकते हैं जैसे कि हमने यहां पे किया हुआ है। तो ये पहला इलस्ट्रेशन रहा, जल्दी से आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर ले, हम आगे बढ़ाते हैं और मल्टीपल इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ये देखिए यहां पिछले इलस्ट्रेशन के जैसा ही है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद से। बुलेट आई, हिट किया, ब्लॉक के अंदर ही रह गई, तो जब ऑसिलेशन स्टार्ट होगा तो पूछ रहे उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। आइए तो मोमेंटम कंसिडर कर सकते हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। मान लो कीजिए बुलेट आ गई, जब इसके अंदर रह गई, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम बुलेट की एम वी नॉट, फाइनल मोमेंटम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू वी।
तो टकराने के जस्ट बाद जो सिस्टम की वेलोसिटी है वो आ गई mv0 बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v। अब क्या ये मेन पोजीशन पे है अभी? नहीं, शुरू में होंगी। जैसे इनिशियल मेन पोजीशन कितना होगा बुलेट के टकराने से पहले? इनिशियल मेन पोजीशन पिछले इलस्ट्रेशन में देखा कि हमने कि वो टकराई तो वो मेन पोजीशन ही थी, लेकिन यहां देखो इनिशियल मेन पोजीशन मतलब कि मान लो कि x1 खींची है इसमें, तो kx1 mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो kx1 इज इक्वल टू कैपिटल mg, बुलेट हिट करने से पहले है इसलिए इनिशियल लिखा है मैंने, तो x1 इज इक्वल टू आ गया कैपिटल mg बाई k। अब जब बुलेट टकरा के इसके अंदर आ जाएगी तो अब मेन पोजीशन शिफ्ट होगा क्योंकि मास चेंज हुआ यहां पे। न्यू मेन पोजीशन क्या होगी? आप जो दोनों आप साथ में ऑसिलेट करेंगे तो जो नया वाला मेन पोजीशन है वो देख लो, न्यू मेन पोजीशन। तो मान लो कि नई मेन पोजीशन है तो उस वक्त स्प्रिंग फोर्स kx2 लग रही है, नई मेन पोजीशन जो है वो kx2 लग रही है, तो kx2 किसे बैलेंस करेगा? मेन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होती है ना, तो अब नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा आपका? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये आ गया x2 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी बाई के। मतलब जब दोनों साथ में ऑसिलेट करेंगे बुलेट और ब्लॉक तो मेन पोजीशन ये होगी, लेकिन जब बुलेट टकराई उसके अंदर तो उस वक्त मेन पोजीशन इस पोजीशन पे है वो, तो डिस्टेंस जब टकराई तो ये नए वाले मेन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है? डिस्टेंस फ्रॉम, देखो फाइनल मेन पोजीशन जो है वो होना चाहिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m g बाई के, और अभी जो है ये है, ये दिखा देता हूं मैं इधर वेलोसिटी। अभी जो है नेचुरल लेंथ से कितने लेंथ पे है ये? अभी है ये कैपिटल M g बाई के से, मतलब जो फाइनल ऑसिलेशन का जो मेन पोजीशन है उससे ये दूरी कितनी है ना? ये है ना फाइनल मेन पोजीशन, ये है फाइनल MP। जब दोनों साथ में ऑसिलेट करेंगी तो मेन पोजीशन ये रहेगा, लेकिन अभी है इतनी दूरी पे ब्लॉक, यहां से इतना नीचे सरका हुआ है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन x कितना है? x2 माइनस x1 घटा दो, ये ब्लॉक यहां पे दिखा, मतलब ये कहने का मतलब मेरा ये क्या शुरू में यहां पे था, थोड़ा सा स्ट्रेच चाहिए, या यूं कर कह दो, कहां से दिखा दूं मैं? ये यहां से दिखा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में कि क्या कर दिया सर ने। तो मैं एक काम करता हूं, ये ब्लॉक थोड़ा नीचे दिखा देता हूं, यहां पे है ब्लॉक और बुलेट इसके अंदर ये, तो अभी जो है वो है नेचुरल लेंथ से ये है कैपिटल mg बाई के नीचे, और बुलेट टकराएगी तो होना चाहिए इसको कैपिटल M नेचुरल से इतना नीचे, तो ये होना चाहिए नया मेन पोजीशन, और पहले जो मेन पोजीशन है वो है इतना कैपिटल mg बाई के, तो नए मेन पोजीशन से अभी कितनी दूरी पर है वही निकाल रहा हूं मैं वहां पे, तो x2 में से x1 घटाओगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m g बाई के माइनस कैपिटल M g बाई के, तो ये आ गई वैल्यू, कैपिटल M तो कट गया, ये वैल्यू आ गई स्मॉल m g बाई के। मतलब जब बुलेट टकरा के इसके अंदर चली गई ब्लॉक के अंदर, तो अभी जो पहले तो मेन पोजीशन पे थी कैपिटल M, लेकिन जब दोनों साथ में आ गई तो मेन पोजीशन शिफ्ट कर गया, वो यहां पहुंच गया, यहां से कैपिटल M प्लस स्मॉल m g बाई के यहां पहुंचा, तो नया जो मेन पोजीशन है उससे अभी ये दोनों कितनी दूरी पर है? ये x दूरी पर है, वो x निकाली है मैंने यहां पे, और मेन पोजीशन से x दूरी पर हो अगर तो वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। अगर आप मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे हैं, सच में आप जब दोनों साथ में ऑसिलेट करेंगे तो ये होगा मेन पोजीशन, लेकिन उससे अभी इतनी दूरी पर है x वो, तो अब वेलोसिटी मेन पोजीशन से अगर x डिस्टेंस पे है अगर आप, तो वेलोसिटी कितनी होती है? ये होती है, तो निकाल दो कितनी वेलोसिटी है, ये निकाला भी हमने, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से mv0 बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा आ गया k बाई
कैपिटल एम। ओमेगा होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का अंडर रूट के बाई एम। बुलेट और ब्लॉक साथ में ऑसिलेट कर रही है, तो ये रहा कैपिटल प्लस स्मॉल एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए एम्पलीट्यूड माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी मेन पोजीशन एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन, तो अभी ये जो फाइनल मेन पोजीशन है उससे एक्स दूरी पर है। ये पहले एम जी बाई के था, नया है कैपिटल प्लस एम जी बाई के, मतलब जो फाइनल मेन पोजीशन मिलने वाला है उससे ये इतनी दूरी पर है, एक्स केवल निकाल चुके हैं अपन। ये आ गया स्मॉल एम जी बाई के का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो तो यहां से ये एम्पलीट्यूड मिली। कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूं मैं, है ना, स्क्वायरिंग करके आप निकाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था ये एम्पलीट्यूड का सेंस का, क्योंकि जैसे जब बुलेट के टकराने से पहले मेन पोजीशन थी एम जी बाई के पे, बुलेट टकराने के बाद नया मेन पोजीशन होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई के पे, मतलब अभी ये जो फाइनल मेन पोजीशन है उससे ये एक्स दूरी पर है। तो फाइनल मेन पोजीशन में से इनिशियल मेन पोजीशन घटा दिया तो हमें पता चल गया कि करंटली जो दोनों है, जब बुलेट अंदर आ गई इसके, तो करंटली दोनों फाइनल मेन पोजीशन से कितनी दूरी पर है, और मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे होते हैं अगर अपन, तो वेलोसिटी ये होती है, यहां सारी वैल्यूज हमने रख दी, तो यहां पे सॉल्व कर लेंगे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, है ना। तो दिस वन वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एम्पलीट्यूड। स्टार मार्क करके रखने से अब हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। आप वीडियो पॉज के सारा का सारा नोट कर लें। अब भाई जरा इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। कह रहे हैं इसमें कि स्मॉल एम का एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का क्या हो, ताकि 2m जो है वो कांटेक्ट ना छोड़े। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो स्मॉल एम का, ताकि ये कांटेक्ट ना छोड़े। अब जरा देखना, जैसे मान लो ये स्मॉल एम, ये स्प्रिंग और ये 2m आपका, ये फ्लो है। अब मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आप अटेम्प्ट करें एक बार। अभी जो मेन पोजीशन है इसकी, वो नेचुरल लेंथ से मान लेते हैं x1 डिस्टेंस पर, है ना। तो इस पे इसका जो mg फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स kx1 से बैलेंस हो रहा होगा। मेन पोजीशन ऐसे निकालते हैं ना अपन, मेन पोजीशन पर नेट फोर्स कितनी होती है, 0। तो kx1 इज इक्वल टू mg, तो x1 इज इक्वल टू आ गया mg बाई k। अब आप बताइए कि इसको कंप्रेस करके छोड़ेंगे आप, तो जितना कंप्रेस करके छोड़ेंगे वही एम्पलीट्यूड है, उसी के बाद घूमता रहेगा ऊपर नीचे। मान लो 1 सेंटीमीटर नीचे दबाओगे तो 1 सेंटीमीटर नीचे, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर बीम पे आएगा, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा, है ना। आप जरा ये बात गौर करें कि अब जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तब तो इसके छोड़ने की चांसेस नहीं है। अगर स्मॉल एम ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो इस 2m पे तो फोर्स लगेगी स्प्रिंग की नीचे की तरफ। हाँ, जब ये स्मॉल एम नेचुरल लेंथ से ऊपर उठेगा तब स्प्रिंग ऊपर खींचना चाहेगी इससे। तो मान ले कि ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है वो नेचुरल लेंथ से x2 लेंथ आ गया ऊपर, ये लेंथ है x2, ये स्प्रिंग रहेगी ऐसे। अगर ये कांटेक्ट जस्ट छोड़ने वाला होगा तो स्प्रिंग की फोर्स कितनी जनरेट हो जाएगी, इस पे तो लगेगी नीचे, ये ऊपर जाएगा तो इस वाले ब्लॉक पे तो नीचे लगेगी, लेकिन इस पे तो लगेगी ऊपर, kx2। और जब ये 2m कांटेक्ट छोड़ने वाला होगा तो kx2 जो है वो 2mg के बराबर होना चाहिए। तो लिख सकते हैं kx2 इज इक्वल टू 2mg, x2 इज इक्वल टू आ गया 2mg बाई k। ध्यान देना, तो पहले अपने को ये चीज समझनी है कि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, स्मॉल एम जब ब्लॉक नीचे आएगा तो ये कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। लेकिन जब ये ब्लॉक ऊपर आएगा उस वक्त स्प्रिंग फोर्स इस वाले पे लगेगी ऊपर, है ना। जब ये ब्लॉक ऊपर उठेगा तो इस पे स्प्रिंग लगाएगी, नीचे फोर्स इस पे लगाएगी ऊपर, तो चांस है कि ये कांटेक्ट छोड़ दे। तो जब ये कांटेक्ट जस्ट छोड़ने वाला होगा तो उस वक्त स्प्रिंग फोर्स इसकी वेट को बैलेंस करेगी। x2 जो लिया है मैंने, x2 स्प्रिंग फोर्स में kx क्या होता है, नेचुरल लेंथ से, तो यही इसको माना है मैंने नेचुरल लेंथ, nl मतलब नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ से अगर x2 ऊपर गई अगर, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगी kx2। और जस्ट जब कांटेक्ट छोड़ने वाली कंडीशन लगभग आने लगेगी तो kx2 बराबर 2mg जो लिखा है मैंने वहां पे। अब बताओ कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना मिल गया स्मॉल एम का। एम्पलीट्यूड कहां से मेजर करते हैं अपन, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट।
तो आप किताबों में बहुत जगह बहुत लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे तो वो 2mg टिक करके आ जाएंगे, है ना। किताबों में भी की जगहों में आपको लिखा मिलेगा 2mg/k। लेकिन बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। आप देखें कि एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं अपन मेन पोजीशन से, ये है मेन पोजीशन MP, ये है मेन पोजीशन। जब वो नेचुरल से x1 दबी ये ब्लॉक स्प्रिंग कंप्रेस है यहां पे, तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम ब्लॉक की कितनी दूरी हुई यहां से, इतना तो x1 मेन पोजीशन का, और नेचुरल से और ऊपर गई क्योंकि x2 बैलेंस कर रही है 2mg को, इसमें x2 जो है वो स्प्रिंग का स्ट्रेच है ना, और स्प्रिंग में स्ट्रेच कहां से लेते हैं, नेचुरल लेंथ से। तो नेचुरल लेंथ से गई x2 ऊपर, मेन पोजीशन से x1 ऑलरेडी ऊपर है, तो मेन पोजीशन से ये दूरी कितनी हो गई, x1 प्लस x2। तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को तो बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। P आ गया mg/k प्लस 2mg/k, ये वैल्यू आ गई 3mg/k। मतलब के इतनी एम्पलीट्यूड हो सकती है मैक्सिमम। तो इसलिए ध्यान दे 2mg/k अगर टेक करेंगे तो लोग ऐसे तो इवैल्यूएट ऐसे ही करता करा होगा उनने, तो सही है 2mg/k सही आंसर है। लेकिन 2mg/k स्प्रिंग का स्ट्रेच है नेचुरल लेंथ से जब ये खींच जाएगी ब्लॉक ऊपर। एम्पलीट्यूड की बात करेंगे अगर, तो एम्पलीट्यूड हमेशा मेजर कहां से किया जाता है, मेन पोजीशन से, और मेन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे नहीं है भैया। मेन पोजीशन यहां पे जब स्प्रिंग x1 दबी हुई है, क्योंकि मेन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होती है, तो mg को बैलेंस स्प्रिंग फोर्स कर रही होगी जब स्प्रिंग थोड़ी सी दब गई होगी, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमने एम्पलीट्यूड मेजर हमेशा कहां से करना है, थोड़ा सा डेफिनेशन होता है ना कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो जहन में इस बात को बस रटा रटाया नहीं रखना है, मेन पोजीशन से ही एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे, और रिजल्ट इसका 2mg/k नहीं होगा, वो होगा 3mg/k। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था एम्पलीट्यूड के नजरिए से, आप जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर ले। हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। आइए जरा इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा है, उन्हें क्वेश्चन लिखा मैंने, आप वीडियो पॉज करके चाहे तो ये नोट कर लें और अटेम्प्ट करें पहले खुद से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ब्लॉक है, एक प्लेटफॉर्म पे रखा है, ये सिस्टम जो है वर्टिकल SHM कर रहा है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। कह रहे हैं इसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना सबसे मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है ताकि ये ब्लॉक प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट ना छोड़े। तो सबसे पहली बात कि ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ेगा कब, ऊपर जाने के दौरान कि नीचे जाने के दौरान, वो देखते हैं अपन। आओ, कांटेक्ट छोड़ने का मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होने की पॉसिबिलिटी कब है। सोचिए कि अगर ये बॉडी ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन कहां होगा, नीचे की तरफ। अगर मोशन ऊपर होगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो ऐसे में लिख सकते हैं एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब लिख सकते हैं mg-n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वही ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां से n इज इक्वल टू आ गया mg-m। ये फर्स्ट आपकी समझने के लिए, अगर फील दिलाने के लिए आपको मैं दूसरा केस भी लेता हूं। मान लो मोशन है नीचे, जिधर डिस्प्लेसमेंट होती है उसके अपोजिट होता है ना सच में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कहां होगा, ऊपर। तो इस केस के लिए इक्वेशन बनाओगे तो एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन ज्यादा बड़ा, n माइनस mg इज इक्वल टू ma। यहां से आ गया n इज इक्वल टू mg प्लस ma। ये सेकंड। अब आप दोनों केसेस को देख के कंसिडर करके समझ लो आप कि कब चांसेस है कि कांटेक्ट छूटे। अगर ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ेगी प्लेटफॉर्म से तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 0। और नॉर्मल रिएक्शन 0 होने की पॉसिबिलिटी कब है, अपवर्ड मोशन में कि डाउनवर्ड मोशन में। डाउनवर्ड मोशन में तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है, ये तो 0 हो ही नहीं सकता। अपवर्ड मोशन में पॉसिबिलिटी है ना। तो ब्लॉक विल लूज कांटेक्ट कब, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन में नॉर्मल रिएक्शन कितना लिखा हमने, mg माइनस ma। नॉर्मल रिएक्शन 0 कब होगा, mg तो फिक्स है, जब ये मैक्सिमम हो जाए। तो नॉर्मल रिएक्शन को मिनिमम करना चाहते हैं आप, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a
एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस, तो माइनस ये ऑलरेडी है यहां पे, और अगर मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे हो तो ये है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये है आपका एक्सीलरेशन, ये जानते हैं अपन। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब मिलेगा आपको? एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन एक्सीलरेशन डिपेंडेंट है डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन पे, है ना, उस पर डिपेंडेंट है। अगर आप मेन पोजीशन पे रहेंगे तो एक्सीलरेशन कितनी होगी? मेन पोजीशन पे क्या एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो मेन पोजीशन पे एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं, जीरो। मेन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो रहती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही आपका एम्पलीट्यूड है, इसलिए ये लिखा मैंने। तो टू लूज कांटेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि कांटेक्ट जस्ट छोड़ दे तो n इज इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल केस में ले रहा हूं मैं ताकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाए। तो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू जीरो, mm कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये तो अपने को ये चीज समझनी थी कि पहले तो कि बॉडी कांटेक्ट छोड़ने के चांसेस हैं आपके जब ये बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही हो, और दूसरा ये कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब मिलेगा आपको? नॉर्मल रिएक्शन को मिनिमम बनाना है। इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर आपको मिनिमम बनाना है, जितना कम होगा नियरली जीरो हो जाएगा तो कांटेक्ट छोड़ देगा जस्ट। तो इसको मिनिमम बनाने के लिए एक्सीलरेशन होना चाहिए मैक्सिमम, और एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब मिलता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट x जो है वो एम्पलीट्यूड a के बराबर होगा, है ना। तो छोटी सी बात थी ये। अब आप इसको वीडियो पॉज कर लें, और आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा खुद से, और आपका आंसर आई होप कि यही आया होगा। एक आध इलस्ट्रेशन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं सिस्टम का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो ऑसिलेशन का, ताकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। ऊपर स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है न्यू, और ग्राउंड है फ्रिक्शनलेस। अब आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर लें, और जब अटेम्प्ट कर लेंगे आप तो उसके बाद सॉल्यूशन ही रहा। देखो जब दोनों साथ में ऑसिलेट करेंगी तो स्मॉल एम पे का एक्सीलरेशन तो सिस्टम का हमेशा रहेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो स्मॉल एम को, इस कैपिटल एम को तो ये स्प्रिंग प्रोवाइड करेगी, स्मॉल एम को ये एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड करेगी? फ्रिक्शन। जब दोनों बॉडी साथ में ऑसिलेट करेंगी तो ऊपर वाले ब्लॉक पे जो है एक्सीलरेशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्सीलरेशन, फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा, है ना? सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन कब होगा? जैसे मान लो थोड़ी सी एक्सीलरेशन हो सकता है कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दे, लेकिन एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगी अगर सिस्टम की, तो फिर तो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो है सिस्टम की वो कितनी हो सकती है? वो कब होगी? जो बॉडी एम्पलीट्यूड पे हो, अभी देखा हमने, मतलब कि एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब एम्पलीट्यूड पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी बॉडी, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा ये। तो एक्सीलरेशन की एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई फ्रिक्शन अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान दो, अगर आप चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो एक्सीलरेशन का तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। m स्मॉल m तो कांस्टेंट है, ओमेगा सिस्टम का कांस्टेंट ये भी लिख सकते हैं, लिख देंगे अपन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का ये मैक्सिमम हो तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फॉर a मैक्स फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? वो भी होना चाहिए मैक्सिमम। और वो कितना होगा? न्यू एन के बराबर, न्यू एन मतलब न्यू एम जी, स्मॉल एन का जो मास है। तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? फ्रिक्शन न्यू एम जी और एम और ओमेगा स्क्वायर दोनों साथ में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा कितना होता है? ये अंडर रूट के बाई एम होता है ना। ये अपन कब से जानते हैं ये चीज? तो आइए, अंडर रूट के बाई, यहां पे दोनों साथ में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, स्क्वायरिंग कर दी हमने इसकी, तो स्मॉल एम यहां से कट गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गई यहां पे, रूट कट गया तो रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये क्या ऊपर तो आ गया न्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई के।
ये सिस्टम का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है जब दोनों साथ में ऑसिलेट करें। तो आपको इतनी चीज समझनी थी कि ऊपर वाले ब्लॉक को जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, ऊपर वाले ब्लॉक को अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो मिल रहा है वो भी अगर फ्रिक्शन दे देगी अगर, तो दोनों साथ में मूव करेंगे, इसलिए एक्सीलरेशन इतनी है मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। अब आप चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, तो उसके लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगा दो। उस वक्त जो एम्पलीट्यूड मिलेगी वो मैक्सिमम, उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दे सकती, तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए था तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम रख दिया हमने। ये लिमिटिंग वैल्यू, अब इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं दे सकेगी आपको, तो देखा हमने वैल्यू रखने की बात ये आ गई। तो एम्पलीट्यूड एक सुनने में आसान सा टॉपिक लगता है, इजी सा लगता है, लेकिन एम्पलीट्यूड के काफी वेरिएशंस हो सकते हैं। मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस के जरिए आपको एम्पलीट्यूड के वेरिएशन दिखाने की कोशिश करी है, और भी मल्टीपल केसेस आपको नजर आएंगे। बस इस बात को ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन में जो छोटी छोटी बातें आपको बताई है मैंने, वो आप ध्यान रखें कि एम्पलीट्यूड मेजर कहां से करते हैं अपन, मेन पोजीशन से। स्प्रिंग्स में लोग नेचुरल लेंथ से मेजर कर देते हैं जल्दबाजी में, हमेशा याद रखना एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं मेन पोजीशन से। एम्पलीट्यूड कहां मिलता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो से एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन होती है मैक्सिमम। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें इलस्ट्रेशंस के जरिए सीखी हमने, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स थे एम्पलीट्यूड के वेरिएशन को समझने के लिए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। किसी किस्म की परेशानी या कोई चीजें हो तो मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने आपको हर बार कहा है कि ये मुहिम खास तौर पे मैंने उन बच्चों के लिए शुरू करी है जो बड़े बड़े बैनर्स की क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते मगर उनमें काबिलियत है। आपके नजर में ऐसे बच्चे हो जो बहुत काबिल हो, अगर बड़े बैनर्स की क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे तो उन तक की वीडियो जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।